या हाय गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 इन्वेस्टर सर्विसेज। इन्वेस्टर सर्विसेज एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी बताता है, क्राइटेरिया कि किस तरीके का इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है ना। ये क्या बताता है आपको कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें। ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर में ये चैप्टर बताता है आपको। ठीक है, तो देखो एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूँ अगर मैं आपको, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक तो 18 साल से 18 से बड़ा। ठीक है, 18 साल से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, हाँ, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये तीन चार चीज़ें होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और 18 साल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। ये सब है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बात रेजिडेंट की। उसके बाद देखेंगे हम नॉन रेजिडेंट वगैरह ये सब। तो इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रेजिडेंट इंडियन एडल्ट अबोव 18, अबोव द एज ऑफ 18। ठीक है, देन माइनर्स, जो माइनर है 18 से छोटे, वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट थ्रू देयर गार्जियंस, वो अपने मम्मी पापा के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या होता है, जिन लोगों ने टैक्सेशन पढ़ा है उन लोगों को पता है। ये होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब किसी की शादी हो जाती है तो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, ये मिलके देन इसमें आ जाता है एक आपका चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपके मिलके बनाते हैं HUF। ठीक है, HUF बनाने का फ़ायदा क्या होता है, मिलता है 2.5 लाख, जैसे अगर मिनिमम टैक्स लिमिट है कि 2.5 लाख तक की छूट है। ठीक है, तो 2.5 लाख की छूट इनकी हस्बैंड की इनकम पे हो गई, 2.5 लाख की छूट वाइफ की इनकम पे हो गई। ठीक है, और 2.5 लाख की छूट हो गई HUF की। समझ रहे हो। तो इन्हें एक तरीके से 2.5 लाख की छूट फालतू मिल जाती है अगर ये HUF बना लेते हैं अपना। ठीक है, HUF में क्या होता है, एक फैमिली का कर्ता होता है जो सबका सबसे बड़ा होता है, लाइक हस्बैंड। ठीक है, ये फैमिली का कर्ता है। तो क्या लिखा है, द हेड ऑफ द फैमिली कर्ता इन्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द फैमिली। ठीक है, वो अपनी फैमिली के बिहाफ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस में कौन आ जाते हैं, इंडिया क्या करता है, डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। मतलब आप इंडिया के साथ साथ किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, या तो आपको इंडिया की छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी किसी रिश्तेदार के थ्रू, अगर उन्हें इंडिया के म्यूचुअल फंड में किसी इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, जिनकी थोड़ा मतलब अलग से KYC उनके वो होते हैं, KYC के तरीके, मतलब उनकी जो सेबी उनकी जांच पड़ताल करता है। ठीक है, तो जो फॉरेन लोग जो बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टर्स। लाइक सपोज FPI होता है, एक होता है FDI। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं FPI। ठीक है, और जो फैक्ट्री वगैरह डालते हैं, ठीक है, ये कंपनी वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, उसको बोलते हैं हम FDI। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो मतलब FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये हमारी मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में कौन आ जाते हैं, हमारे कंपनीज, कॉरपोरेट। ठीक है, HUF, सॉरी HUF नहीं, ये तो पर्सन हो गया। तो ये है इसमें पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्टीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ नॉन इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल नहीं है, कुछ कंपनी या संस्थान है, कोई अकेला बंदा नहीं है। ठीक है, बैंक्स और NBFCs,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब किस में आ जाएंगी तुम्हारे, ये पढ़ लेना एक बार, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद होता है तुम्हारा इन्वेस्ट करने का रूट, तरीका। इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो आप, एक होता है आपका डायरेक्ट रूट, एक होता है इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट में क्या आ जाता है, आप डीमैट खुलाते हो किसी भी ब्रोकर के थ्रू, ठीक है, किसी भी ब्रोकर के थ्रू, और म्यूचुअल फंड बाय कर लेते हो। ठीक है, ब्रोकर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है ऑनलाइन, आप किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ऑनलाइन जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। इन्होंने क्या लिखा है, सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं आपके, जो ब्रोकर होते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट रूट क्या हो गया, होल्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स वाया यूनिट कंफर्मेशन रिसिप्ट, जो एक पेज आता है, मतलब फिजिकली खरीदना। ठीक है, जो साइन वगैरह करके आपको फिजिकल के रूप, मतलब कागज़ के रूप में मिले। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेपर, एक तरीका हो गया वो, जिसमें आपका बीच में ब्रोकर भी आ जाता है, जो बीच में दलाली खाता है, जिसमें ज़्यादा कमीशन लगता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रूट वाला म्यूचुअल फंड महंगा पड़ता है डायरेक्ट रूट वाले म्यूचुअल फंड से। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एलिजिबिलिटी, द इंडिविजुअल इन्वेस्टर एलिजिबल टू इन्वेस्ट एज डिटेल्ड अबोव। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो एलिजिबल है, जो भी ऊपर बताया है उसमें, और इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में। और नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर लाइक पीएफ फंड, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, मतलब कंपनीज, लाइक जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जो लाख करोड़ वगैरह, मतलब बड़ी वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेचुटी फंड वगैरह हो गए, पेंशन फंड हो गए। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कोई मतलब उसकी, जैसे इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका इंश्योरेंस करती है तो उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है ना, आपकी एज क्या है, आपका मतलब नाम वगैरह, एड्रेस, सब कुछ पता है एलआईसी को। ठीक है ना, अब एलआईसी अगर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगी, तो ठीक है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी, अगर उसको मतलब केवाईसी करनी है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है ना, केवाईसी रिक्वायरमेंट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, केवाईसी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये पैन कार्ड है। ठीक है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार कार्ड जिसको है ना, आधार कार्ड या पासपोर्ट, वोटर आईडी, वोटर आईडी तो ख़त्म ही हो गई खैर। ठीक है ना, और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। ठीक है ना, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के पास फिर ये आपका केवाईसी फॉर्म जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, सेबी हैज इंस्टीट्यूट या सेंट्रलाइज्ड केवाईसी प्रोसेस फॉर द कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है आपका, हाँ, अब ये देखो, केवाईसी थ्रू ई केवाईसी, ई सर्विसेज। आपको पता ही है कि आजकल मतलब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर है, तो क्या कहते हैं, यूआईडीएआई की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे मतलब अपना आधार नंबर डालो, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और वो वेरिफिकेशन हो जाती है 2 मिनट में। अब कोई साइन करके भेजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है ना, तो वो सब दिया हुआ है इसमें, केवाईसी प्रोसेस इंटेल्स द फॉलोइंग, ऑनलाइन केवाईसी, पैन एग्जेम्प्ट, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, डेट इज SIP एनुअल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर 50,000 से बड़ी नहीं है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो वो माइक्रो SIP हो जाती है, मतलब छोटी SIP। ठीक है ना, और डू नॉट नीड टू प्रोवाइड पैन कार्ड, और 50,000 से नीचे के लिए मतलब पैन कार्ड प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पैन कार्ड मतलब 50,000 से कम की वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, और अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है साल की, तो आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, उसके बाद
राशन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी वगैरह ये सब कुछ भी दे दो यार। ठीक है। एप्लीकेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है? एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट, फॉर इंस्टेंस कंपनी टेस्ट टू इन्वेस्ट अंडर द लॉज ऑफ कंट्री। ठीक है ना, एक तो कंपनी इंडिया की होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आपका ऑथराइज्ड 25% ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, और सेबी ने मैंडेट कर दिया है ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। समझ रहे हो? मतलब एक तो ओनर होता है, एक होता है बेनिफिशियल ओनर, मतलब कि जिसको ओनरशिप की बेनिफिट है। ठीक है ना, तो जो 25% से ज़्यादा का शेयर ओन करता है, समझ रहे हो, 25% से ज़्यादा शेयर जो ओन करता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, डिटेल्स प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है अपनी सारी। ठीक है ना। फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट, फटका। यार ये फटका के बारे में बताया तो होगा नहीं इन्होंने, बस ऊपर ऊपर से बताया होगा। फटका क्या है मतलब क्या कहते हैं, अगर आप फॉरेन, मतलब जो म्यूचुअल फंड फॉरेन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका टैक्सेशन सिस्टम अलग होता है। ठीक है ना, फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से टैक्स देते हो जो ठीक है। और फिर डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है, जो आपका डीमेटेरियलाइज कर देता है शेयर्स को, मतलब आपको शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर देगा। ठीक है ना, पहले होते थे फिजिकल फॉर्म्स में शेयर, अब क्या होता है देखो, डिपॉजिटरी होती है एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, क्या होता है, कंपनी ने 51% शेयर अपने नाम कर लिए, उसके बाद जो बचे हुए शेयर हैं 49%, वो क्या किया कंपनी ने, अपने रजिस्टर में दो नाम लिख दिए, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, और सारे शेयर कागज़ के रूप में इन्हें दे दिए। ठीक है, अब एनएसडीएल सीडीएसएल ने क्या करा, इन कागज़ों को अपने पास रखा और उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉनिक टाइप बना दिया। अब आपको अपने सिस्टम में दिखेंगे कि आपके पास रिलायंस के कितने शेयर है, क्या प्राइस चल रहा है, आप जब मर्जी उसको खरीद सकते हो, जब मर्जी उसको बेच सकते हो। तो आपके शेयर डीमैट फॉर्म में जो रखता है वो रखता है एनएसडीएल या सीडीएसएल, ये हमारी डिपॉजिटरीज है। ठीक है ना, इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, एनएसडीएल क्या करती हैं, ये दोनों अपने आपके यूनिट्स को डीमैट फॉर्म में रखती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो पेपर सिस्टम खत्म हो गया। और डीपी कौन होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो इनके नीचे काम करते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिसमें आ जाते हैं आपके ब्रोकर। ठीक है ना, जो आपको डीमैट अकाउंट खुलाते हैं। आपका डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है, एनएसडीएल सीडीएसएल के पास। ठीक है ना, तभी आपके जो है जब आप शेयर्स लेते हैं या यूनिट्स लेते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में T+2 डेज़ लगते हैं। T+2 डेज़ मतलब मंडे अगर आपने ख़रीदा तो +2 ट्रेडिंग डेज़। ठीक है ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को वो शेयर आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ये होता है डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी लाइक एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ठीक है, यूज टाइप इन्वेस्टर इन डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, तो पढ़ लेना, वही सब लिखा है। ठीक है, क्या सिस्टम होता है, देखो, आप हो बायर, आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट कहाँ दोगे, अपने ब्रोकर को। ठीक है, ब्रोकर कहाँ देगा, ये ब्रोकर हो गया जिसे बोलते हैं हम डीपी। ठीक है, ठीक है, और ये डीपी कहाँ देगा, अपने डिपॉजिटरीज को, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, अब वो एनएसडीएल सीडीएसएल से कंफर्म होने के बाद तब आपके पास वो यूनिट्स आती हैं,
और वो यूनिट्स उसके पास जाती है, मतलब आपके नाम का फिर वो अकाउंट खोलेगा। देन उस अकाउंट में आपकी डीमेट फॉर्म में आपकी वो यूनिट्स जाएंगी। ठीक है ना, तो ऐसे होता है। तो इससे क्या हुआ, पेपर वर्क कम हो गया। आप यूनिट होल्डिंग देख सकते हैं कितनी होल्डिंग्स है आपकी, जब मर्जी आप बेच सकते हो, 2 दिन लगते हैं आपको बेचने में, पैसे आपके अकाउंट में आने में। ठीक है ना, तो वही सब लिखा है, एक बार पढ़ लेना। इनिशियल परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जब आप शुरुआत में परचेज करते हो, मतलब जब कोई म्यूचुअल फंड न्यू फंड ऑफर लाता है, ठीक है ना, NFO, न्यू फंड ऑफर, कोई नया फंड मार्केट में ऑफर लेकर आया है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, इनिशियल परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है ना, तो जब आप उसको सबसे पहले खरीदते हैं, मतलब न्यू फंड ऑफर में, जैसे आप कंपनी में का IPO लेते हैं ना, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का NFO आता है, सेम। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम NFO। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसमें क्या होता है, उस म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ लिखा रहता है मेमोरेंडम में। ये टर्म छूट गई थी, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसमें उस म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ लिखा रहता है, किस तरीके का म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड है, किस तरीके का है। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन कौन उसके डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन उसमें वो है, मतलब A to Z किस कंपनी का म्यूचुअल फंड है। ठीक है ना, वो सब कुछ उसके मेमोरेंडम में लिखा रहेगा। ठीक है, 2 तरीके के प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान जिसमें आप ब्रोकर के थ्रू जाते हो, और डायरेक्ट प्लान जिसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, कोई ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, रेगुलर प्लान में आपकी ज़्यादा वो लगती है, इसमें अलग से ज़्यादा चार्ज लगते हैं, और डायरेक्ट प्लान में आपके कम चार्ज लगते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट जा रहे हो, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं जा रहे। यूनिट होल्डर इन्फॉर्मेशन, यूनिट जिसके पास यूनिट है उसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, ठीक है ना, एज ए KYC के थ्रू वो जाती है। माइनर एज ए यूनिट होल्डर, ठीक है ना, POA, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी पहले साइन करके भेजनी होती थी, अब जब से E आधार हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि आप उनको एक तरीके से पावर दे रहे हो कि आप मेरे अकाउंट में यूनिट आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो मेरे कहने से। मतलब वो वैसे करेंगे नहीं, लेकिन आप एक तरीके से उनको अथॉरिटी दे रहे हो कि हाँ अगर कुछ हुआ तो आप बाय सेल कर सकते हो मेरे रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो KYC एक्नॉलेजमेंट लेटर, इसमें KYC होती है, फटका CRS डिटेल, अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है ना, ये सब बैंक अकाउंट डिटेल देनी होती है। ये द पे आउट बैंक अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल देनी होती है म्यूचुअल फंड को सारी की सारी अपनी। ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स, किस तरीके से पेमेंट करेगा, डीमेट अकाउंट डिटेल्स, उसकी डीमेट अकाउंट की डिटेल। ठीक है ना, जिस डीमेट अकाउंट में वो जाएंगे शेयर्स, नॉमिनेशन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है ना, प्रोवाइड अबाउट द मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है ना, कितने अमाउंट आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सब उसमें लिखा रहेगा। एडिशनल परचेजेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, DD डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वगैरह, M बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, आधार इनेबल्ड, आधार से जो पेमेंट होती है। ठीक है, कार्ड, E वॉलेट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं। एसबा, एसबा होता है जब मतलब आपका बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराता है एक एसबा, एक सर्विस है। ठीक है, एसबा के थ्रू आप किसी IPO या NFO में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कैश पेमेंट्स, कैश पेमेंट नहीं करता म्यूचुअल फंड में, आप कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता म्यूचुअल फंड। ठीक है ना, अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स टू द इन्वेस्टर, अलॉटमेंट। ठीक है, यूनिट की अलॉटमेंट, यूनिट्स मतलब कितनी यूनिट आएंगी कितने रुपए में, वो सब आपको दिख जाता है। ठीक है ना, इन्हें राइट्स इशू, राइट्स इशू होता है मतलब
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स मिल जाता है कुछ और यूनिट्स खरीदने का कम दाम पे। ठीक है, क्या बोला मैंने? एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स को, जिन्होंने पहले से म्यूचुअल फंड की यूनिट बाई की हुई है, ठीक है, सपोज यूनिट का प्राइस है 25 रुपये, तो उन्हें एक राइट है कि राइट्स इशू हैं। उसका मतलब क्या होता है राइट्स इशू में? कि जो म्यूचुअल फंड के प्रमोटर्स होते हैं वही अपनी यूनिट सस्ते में बेचते हैं। तो वो क्या करा, उन्होंने पहले उन्हें राइट दिया कि आपको हम 22 रुपये, सपोज़ 22 रुपये यूनिट पे और दे रहे हैं, तो जिसे लेना है ले लो। तो इसको बोलते हैं हम राइट्स इशू। ठीक है, इन्हें बोनस इशू। बोनस इशू में क्या हो जाएगा? बोनस इशू में क्या होगा, सपोज आपके पास 2 यूनिट है, कंपनी का बोनस आया 1:3। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 2 यूनिट है, जिसके पास एक है उसको उसकी 3 हो जाएंगी, जिसके पास 2 है उसकी क्या हो जाएंगी, 6। ठीक है ना, ये होता है बोनस। अच्छा, अब ये मत सोचना कि जिसके पास 6 हो जाएंगे उसके पैसे बढ़ जाएंगे। अब मान के चलो यूनिट का प्राइस था 50 रुपये यूनिट। ठीक है, अब जिसके पास 1 यूनिट थी, ठीक है, या 2 यूनिट, 1 यूनिट थी, उसका तब दाम था 50 रुपये। ठीक है, अब उसके पास कितनी यूनिट हो गई, कितने का बोनस दिया था इसने, 1:3। तो अब उसके पास कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 50/3 अपने आप। ठीक है ना, तो अमाउंट उसकी उतनी की उतनी रहेगी, और लेकिन बस क्वांटिटी उसके पास ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, और ये कंपनी ने क्यों किया, कंपनी ने क्यों किया ये 1:3 क्यों किया, जब पैसे उतने के उतने ही रहने हैं? तो इसलिए किया, अगर किसी की कंपनी की यूनिट, मान के चलो किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट 1000 है, ठीक है, या 2000 है, ठीक है, अब 1000-2000 रुपये की यूनिट एक आम बंदा लेते हुए सोचेगा, तो कंपनी ने क्या करा, इस 2000 की यूनिट को अगर 1:2 का बोनस करा, तो इस 2000 की यूनिट को 1000 कर दिया, ताकि हर छोटा बंदा इन्वेस्ट कर सके। ठीक है ना, उसको टुकड़ों में बांट के। ठीक है ना, फिर रीपरचेज ऑफ यूनिट्स, समझ रहे हो? इन एन ओपन एंडेड स्कीम कैन ऑफर यूनिट टू रीपरचेज फॉर द म्यूचुअल फंड्स। मतलब म्यूचुअल फंड अपने मतलब रीपरचेज भी कर लेता है यूनिट्स। म्यूचुअल फंड ने जैसे कुछ यूनिट निकाली, मान लो 100 यूनिट निकाली, तो अगर म्यूचुअल फंड को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, 50 यूनिट्स रीपरचेज कर लेगा, दोबारा से आपसे वापस से परचेज कर लेगा। ठीक है, और अगर मान लो क्या हो गया, ठीक है, और हाँ, एक यूनिट का टर्म आया इसमें, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो अकाउंटिंग वाले उन्होंने पढ़ा होगा फीफो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे क्या है, यूनिट विल बी रिडीम्ड। ठीक है, यूनिट कैसे रिडीम्ड होंगी, जिसने जो सबसे पहले आया उसका सबसे पहले रिडीम होगा। समझ रहे हो? मतलब अगर शेयर रीपरचेज वाली बात हुई, तो जिसने सबसे पहले ऑर्डर डाला होगा तो सबसे पहले उसका परचेज होगा, देन उसके बाद वाला ऑर्डर परचेज होगा, देन उसके बाद वाला ऑर्डर परचेज होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीपरचेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पेमेंट मैकेनिज्म, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, रीपरचेज ऑफ यूनिट। ठीक है, जब कंपनी रीपरचेज करती है तो पेमेंट कैसे कर देती है, चेक के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। ठीक है ना, इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी, मतलब एनईएफटी वगैरह कर देगी। ठीक है ना, कट ऑफ टाइम, अब यहाँ देखो, टाइप ऑफ स्कीम, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड डेट फंड्स, एक्सेप्ट लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड कौन से होते हैं, ओवरनाइट फंड्स जो होते हैं 2 या 3 दिन के या 1 दिन का। ठीक है ना, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड डेट फंड, ट्रांजेक्शन परचेज एंड स्विचेस, कट ऑफ टाइम 3 PM। 3 PM जो भी एनएवी होगी वो आपको मिल जाएगी। सेम डे एनएवी इफ रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइम। ठीक है ना, उसी दिन की एनएवी मिलेगी अगर आपको कट ऑफ टाइम से पहले मिल जाती है, अगर आपने मतलब कट ऑफ टाइम से पहले ऑर्डर डाला है। ठीक है ना, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और डेट ओरिएंटेड फंड में। नेक्स्ट बिजनेस डे एनएवी फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर कट ऑफ टाइम।
ठीक है। अगर आप 3 बजे के बाद का ऑर्डर डालोगे तो अगले दिन 3 बजे जो प्राइस होगा वो NAV मिलेगी आपको, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड डेट फंड एक्सेप्ट लिक्विड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन 2 और मोर देन 2 लाख, ठीक है। ये थी 2 लाख तक के ट्रांजेक्शन के लिए, ये 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप कर रहे हो, ठीक है। irrespective of the time of receipt of application NAV of the same of the business day on which the funds are available, ठीक है, to any credit facility before the cut off time of the day is applicable। सॉरी। तो जिस दिन फंड्स आए उस दिन की NAV एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। 2 लाख से ऊपर के में क्या है, जिस दिन आपका पूरा फंड आ गया, पूरा फंड मतलब कि हाँ ठीक है, आज आपने ऑर्डर डाला और कट ऑफ टाइम से पहले डाल दिया, ठीक है, तो इसमें भी वही जो आपकी 3 बजे प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिक्विड फंड, इसका कट ऑफ टाइम क्या है, 2 बजे, ठीक है। अगर आपने 2 बजे से पहले ऑर्डर डाला, रिसीव्ड अप टू कट ऑफ टाइम ऑन अ डे एंड फंड्स आर अवेलेबल यूटिलाइजेशन बिफोर द कट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो मतलब आपके फंड्स भी आ गए कट ऑफ टाइम से पहले और आपका ऑर्डर भी आ गया, तो आपको उसी सेम डे की NAV मिल जाएगी, वरना अगले दिन की NAV मिलेगी, ठीक है ना। देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड सेम डे NAV रिसीव बिफोर कट ऑफ टाइम, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन में भी यही है, ठीक है ना। और लिक्विड फंड में भी उसी दिन की NAV मिल जाएगी अगर आपने रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट 3 बजे से पहले डाल दी, और अगले दिन की NAV मिलेगी अगर आपने 3 बजे के बाद डाली है, ठीक है। टाइम स्टैम्पिंग, टाइम स्टैम्पिंग क्या होता है, ठीक है। यार ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं बन गई, कितना रह गया ये। यार बहुत बताना पड़ेगा। चैप्टर, चलो एक वीडियो और लगेगी इस पर, कोई नहीं, बहुत ज़्यादा है यार। चलो फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं, यहाँ तक है। रिटर्न रिस्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स, ये भी अच्छा चैप्टर है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे STP SWP सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, वरना ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। चलो।